गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास और एक बार हॉर्टिकल्चर के रिवीजन के साथ। हॉर्टिकल्चर एक उस साइंस या उस आर्ट को बोल सकते हो आप जिसमें क्या करते हैं अपन लोग कल्टीवेट करते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ट्यूबर क्रॉप्स को, फ्लावर्स को, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। ये क्रॉप्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में, और किसको तो एड्रेस करती ही है, एम्प्लॉयमेंट कंसर्न को तो एड्रेस करती ही है। मतलब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो जनरेट करती ही है ये वाली जो एक्टिविटीज होती है, साथ में फूड और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराती है। इंडिया ने अडॉप्ट करके रखा है हॉर्टिकल्चर को बिकॉज इंडिया में, मतलब इंडिया को ये एक टाइप से वरदान मिला हुआ है कि भारत में क्या है कि आपको वैरायटी मिलती है। किसमें? मिट्टी की कंडीशनिंग में, है ना, सॉइल में, वेदर में, क्लाइमेट में। तो वो सारी मतलब अलग अलग, जैसे कहते हैं ना कि भारत में विविधता है, वैरायटी है, ठीक है ना। कि कश्मीर में तो अलग ही कंडीशन है, साउथ में अलग ही कंडीशन है, महाराष्ट्र में जाओगे तो अलग ही कंडीशन है। मतलब हर एक स्टेट कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ जाना जाता है, ठीक है ना। कि भाई जैसे हिमाचल में क्या होते हैं, एप्पल होते हैं, या कश्मीर में एप्पल होते हैं। आप नागपुर में जाओ तो नागपुर में जो ऑरेंज होते हैं वो वहाँ के वो फेमस है, ठीक है ना। और यूपी में आपका जो मैंगो है, मैंगो की प्रोडक्शन बड़ी जबरदस्त होती है। तो अलग अलग, और ये केवल ये तो मैंने फ्रूट्स के नाम लिए, तो अलग अलग स्पाइसेस वगैरह में भी। और दूसरा बाकी जो क्रॉप्स होते हैं जैसे हरियाणा, और ये हो गया हरियाणा, हो गया आपका पंजाब, हो गया तो राइस की प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त होती है। तो ये चीज है। तो भारत में क्या है, बहुत सारी वेराइटी है। तो दैट्स वाई हमने किसको अडॉप्ट करके रखा है, हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट करके रखा है। ये एक काफी पोटेंशियल सेक्टर भी है जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं हम, ठीक है ना। और ये जो सेक्टर है ये एग्रीकल्चर में भी चार चांद लगाता है। जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो 1/3 होता है, मतलब 1/3 की उसकी भागीदारी होती है, पार्टिसिपेशन होता है ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में। और पूरी जीडीपी का कितना परसेंट हॉर्टिकल्चर रहता है, 6% रहता है। इंडिया वर्ल्ड लीडर बन के उभरा है, ठीक है ना। किसके मामले में? फ्रूट्स के मामले में, है ना, जैसे मैंगो, बनाना, कोकोनट्स, कैश्यू नट्स एंड बहुत सारे अलग अलग स्पाइसेस के लिए भी, ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर ने इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव किया है फार्मर्स की, और क्या किया है, वो एक जीविका चलाने का क्या है, साधन है। खासकर किनके लिए? जिन लोगों को आज तक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाए, जो सोसाइटी का वंचित सेक्शन होता है, अनप्रिविलेज्ड सेक्शन होता है, ठीक है ना। फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, प्रोपेगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड फूड प्रोसेसिंग आर हाईली रेम्युनरेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन फॉर वीमेन इन रूरल एरियाज। हॉर्टिकल्चर में ये एक्टिविटीज है जो इनके मैंने नाम पढ़े, ये इनमें काफी स्कोप है, इनसे काफी पैसा कमाया जा सकता है। और व्यूमेन का पार्टिसिपेशन भी इनमें क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे काम है ये। आगे बोल रहा है हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लेड टू गोल्डन रेवोल्यूशन। जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी हाई हुई है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो इंप्रूवमेंट्स हुए, डेवलपमेंट्स हुए, उनसे भारत में क्या हुआ, गोल्डन रेवोल्यूशन हुआ हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग में, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। तो बच्चों हम ये, अगर हम मैं मेन टॉपिक की बात करूं तो ये अपन लोग 2-3 दिन से पिछले पढ़ क्या रहे हैं, नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कि मेन एग्रीकल्चर से थोड़ा हट करके जो नॉन फार्म एरियाज है एम्प्लॉयमेंट के, उनमें कौन कौन हो सकते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, दूसरा डेयरिंग, तीसरा बच्चों फिशरीज, चौथा हॉर्टिकल्चर, और पांचवा आईटी। नाम तो सुना ही होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कह रहे आज जमाना भैया किसका ही है ना, आज जमाना डेटा का है। किसका है? डेटा का है, ठीक है ना। तुम्हारे अगर मोबाइल में डेटा ना हो, इंटरनेट ना हो, तो इंटरनेट नहीं होता तुम्हारे मोबाइल में, लेकिन कुछ कुछ होता है तुम्हारी बॉडी में, है ना। दम सा घुटता है, घुटता कि नहीं घुटता है? थोड़ी देर इंटरनेट बंद हो जाए, 4 बार तो तुम एरोप्लेन मोड करते हो उसको 10 सेकंड में। जो जिंदगी में कभी स्विच ऑफ या रीस्टार्ट नहीं किया होता ना डिवाइस को, वो करके देखते हो, है ना। और भले ही मम्मी ने कुछ भी काम बताया तो अपने जिधर बैठे हो घर से उठोगे नहीं, लेकिन इंटरनेट भग जाए तो इधर उधर भगने की कोशिश करते हो, ऐसे ऊपर ऊपर करने की कोशिश करते हो। कोई छत पे भगता है, कोई इधर भगता है, कोई उधर भगता है, ताकि कनेक्टिविटी आ जाए, है ना। तो कह रहे हैं कि आज जमाना किसका है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे भी काफी ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस है पैसा कमाने के, जहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और ये सस्टेनेबल ऑप्शन है बिकॉज जमाना किसका है? डेटा का है। अब वो कॉल का जमाना चला गया, अब जमाना किसका है? डेटा का है, ठीक है। चलो देखते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बता रहा है आईटी क्या होती है। हालांकि अब देखो, वैसे तो मैं क्या ही कर रहा हूँ,
जरूरत ही कर रहा हूँ इसको बताने की, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके पास आईटी सब्जेक्ट है। नहीं नहीं नमन भैया बताओ आप, हमने उतना भी नहीं पढ़ा उसमें। नहीं, कुछ बच्चे आईटी वाले हैं भाई जो है, वो तो उनको तो कम से कम रिकॉग्नाइज करो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, जो किससे डील करती है, कंप्यूटर्स के यूज से डील करती है इन टेलीकम्युनिकेशन। और किससे डील करती है, टेलीकम्युनिकेशन से डील करती है। टू स्टोर, क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए एंड ट्रांसमिट करने के लिए, किसको, इंफॉर्मेशन को। इंजीनियरिंग की वो ब्रांच जो किससे डील करती है, कंप्यूटर्स के यूज से डील करती है। टेलीकम्युनिकेशन बोले तो नेटवर्क, किससे डील करती है, नेटवर्क से डील करती है। क्या करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। अच्छा, ये रिट्रीव क्या होता है या रिट्राइवल क्या होता है, उसे जहां पे तुमने स्टोर किया उसे निकालना भी तो है ना डेटा को, ठीक है ना। एंड ट्रांसमिट, और उसे क्या करना, पहले स्टोर करना। मान लिया तुमने गूगल ड्राइव पे कोई चीज अपलोड की, मैं जस्ट फॉर रेफरेंस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, गूगल ड्राइव पे कोई चीज अपलोड की, फिर उसे तुम्हें रिट्राइव भी तो करना पड़ेगा ना, और फिर किसी को क्या भी करना हो सकता है, सेंड भी करना हो सकता है। और ये कार्यक्रम के लिए बच्चों आपको मेजर तौर पे बता रहा हूँ 3 चीजें चाहिए। इसको मैं थोड़ा समझा सकता हूँ आपको अच्छे से, बिकॉज ये सब्जेक्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। हालांकि कोई मतलब नहीं है आईटी से बहुत ऐसा, लेकिन अपन लोग ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा जाता है आईटी। बिकॉज जब आप अभी तो आप बचकानी हरकतें करके वो जर्नल एंट्री डालते हो, ठीक है ना, लेकिन अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में पूरा का पूरा रोल किसका है, आईटी का रोल है। आजकल जितना भी काम होता है सब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है, ठीक है ना। तो बच्चों इसके लिए अपने को क्या चाहिए होता है, एक तो चाहिए हार्डवेयर, क्या चाहिए, है ना, और हार्डवेयर के अंदर चाहिए सॉफ्टवेयर, क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर, और तीसरा चाहिए हमें नेटवर्क, क्या चाहिए, नेटवर्क, है ना। हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कौन, जैसे आपका पीसी, ये हार्डवेयर, इसके अंदर लेट्स सपोज आपने शॉपिंग करनी है, क्या करनी है, शॉपिंग करनी है, तो अमेजोन की वो जो एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर, और उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए, मतलब सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए, क्या चाहिए, नेटवर्क, ठीक है ना। तो 3 चीजें चाहिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क। कौन कौन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, ठीक है। आगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड मैनी फैक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात कर रहा है भाई, कह रहे कि पूरे भारत का दौर ही बदल दिया, किसने, इंटरनेट ने। अरे लोग वो 5-5 MB, हमें याद है 5-5 MB कैसे यूज करते थे, ठीक है ना, वो रिचार्ज कराते थे, वो 10 MB का, वो 50 MB का, 100 MB का, मतलब 100 MB का तो रिचार्ज वो कराता था जिसको कुछ तो नेक्स्ट लेवल क्या करना हो, कुछ काम करना हो, ठीक है ना। थांबा, ठीक है ना, बहुत आगे मत निकल जाओ, ठीक है, हाँ जी। अच्छा, आज इंसान का कोई ठिकाना नहीं है, नहीं नहीं 2.5 GB नहीं है, 2.5 GB कुछ नहीं है वो। अभी क्या है कि सुबह सुबह क्या इंसान ने भी, दरअसल क्या है, एक जमाना था कि वो ठीक है 2.5-3 GB का इंसान नहीं चलेगा, अब उससे भी काम नहीं चलता, वाईफाई सबके घर में लगे हुए, कोई ठिकाना नहीं है, सुबह सुबह इंसान 50 GB खत्म कर दे, 100 GB खत्म कर दे, 150 GB, कुछ कोई ठिकाना नहीं है, खाली है, कुछ नहीं है। ओ सारे वो जो सॉफ्टवेयर है अपडेट पे लगाओ। कोई ठिकाना नहीं है इंसान का। तो कह रहे कि आईटी ने क्या किया है ना, पूरे भारत को बदल के रख दिया है ना, और मतलब रिवॉल्यूशनाइज कर दिया हर एक चीज को, जहां पे भी, मतलब अब तुम देखो, अगर कोई भी स्केलेबल बिजनेस अगर तुम कोई इमेजिनेशन में आता है तो सबसे पहले आईटी पिक्चर में आती है, किस में आती है, आईटी पिक्चर में आती है। अब तुम देखो यार, मान लिया टीचिंग फील्ड कितना नॉर्मल था, कि जहां पे तुम क्या देखते हो कि सामने बच्चा बैठा है, एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पे वो टीचर लिख रहा है, बच्चे फिर क्या कर रहे हैं, उसे कॉपी कर रहे हैं, बस ये टीचिंग थी। लेकिन भाई आज के दौर की टीचिंग ये नहीं है ना, आज के दौर की ये टीचिंग नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि विदाउट आईटी के अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा स्केल नहीं कर सकते। अगर आपको आपके बिजनेस में स्केल लेके आना है, ग्रोथ लेके आनी है, तो किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ, किसी भी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो आपको आईटी का इम्प्लीमेंटेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, अकाउंटिंग होती है, तो हमारे यहाँ पे जो अकाउंटिंग होती है वो मैनुअली करते हैं, हालांकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत क्या है कि अपने घर वालों को समझाने के बावजूद भी नहीं मानते
कि अकाउंटिंग उन्हें कैसे करनी चाहिए, किस पे आना चाहिए, सॉफ्टवेयर वगैरह पे आना चाहिए। परेशान रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, 2-2 घंटे किसके लिए लगाते हैं, अकाउंटिंग के लिए लगाते हैं। शाम को मतलब कुछ काम नहीं है, सारे काम छोड़ करके, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, अकाउंटिंग करने का है, और 2-2 घंटे लगा देते हैं। मैंने इतनी बार बोला, जब लॉकडाउन लगा था, काफी बताया भी और बना भी लिए थे, बहुत आधे से ज्यादा अकाउंट जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस थे वो सारे इनकॉर्पोरेट भी कर लेते सॉफ्टवेयर में। लेकिन फिर वही वाली बात है, मैं तो करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को तो मेरा काम देखना है, मेरे को तो मेरे भी जो प्रोजेक्ट है मेरे को वो भी चलाने हैं। अब मैं क्या उनकी अकाउंटिंग करूंगा? अब अकाउंटिंग तो तुम ही सीख के करोगे ना। तो अब भैया है, मान लिया नहीं करते अकाउंटिंग, तो कुछ दिन डाली एंट्री, कुछ दिन, और फिर उसके बाद उसके कुछ दिन के बाद छोड़ दिया। अब क्या परेशान रहते हैं यार, शाम को 2 घंटे खराब हो जाते हैं, कुछ कहीं नहीं जा सकते, है ना, इधर उधर नहीं जा सकते, ये सारा देखना पड़ता है, ये वो परेशान रहते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर पे नहीं आते। अब जिस दिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, कुछ कुछ तो कर लिया थोड़ा थोड़ा, तो जैसे बिलिंग है, अब हमें जीएसटी के बिल काटने होते हैं, तो बिलिंग पहले तो उधर फालतू में छपवा के लेके आए, बिल बुक छपवा के लेके आए। मैंने बोला खाए के चक्कर में पड़ रहे हैं, बिल बुक छपवाने का, ये करने का, वो करने का। ई इनवॉइस क्या करो, काटो। तो ई इनवॉइस अब कुछ कुछ काटते हैं, ई इनवॉइस, ठीक है ना। तो ई इनवॉइस काटते तो ठीक है, कस्टमर मांगता है बिल, सीधा व्हाट्सएप नंबर बताओ, पीडीएफ सेंड कर दीजिए, टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज ये झंझट, ये झमेला, वो झमेला। तो अब धीरे धीरे भाई, अब जो छोटे छोटे बिजनेस, आपके भी देखो, आपके भी पापा परेशान रहते होंगे ये करने का, वो करने का, है ना। लेकिन बस वो ये टेक्नोलॉजी को इज्जत में भाव नहीं देती। तुम बोलते अरे पापा ये कर लो, वो कर लो, अभी भी बाकी दुनिया में नॉर्मल क्यूआर कोड नॉर्मल हो गया ना, तो वो उतना लगाने का, बाकी उसके ऊपर नहीं जाने का। अभी क्या है कि अगर तुम टेक्नोलॉजी को क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तो एक तो ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाता है, गलती के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और दूसरा एफिशिएंसी आती, क्या आती है, जिंदगी में अपने लिए भी समय निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब मान लिया, लेट सपोज मैं हूं, तो पिछले बैच तक क्या होता था, कोई बच्चा कोई डाउट पूछता था, तो सेपरेटली क्या देना होता था, टाइम देना होता था कि भाई इसके डाउट्स क्या करने, सॉल्व करने हैं। अब बच्चा कहीं पे भी हो, भाई टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया साथ में, तो अब कोई भी टॉपिक का कभी भी उसको लगा कि मेरे को इसमें डाउट है, वो ही उसको लिंक क्या कर दिया, सेंड कर दिया, देख लिया भाई, नहीं समझ में आएगा उसके बाद आगे क्लास में पूछ लेना, ठीक है ना। तो काफी हद तक क्या हो जाता है, काम कम हो जाता है टेक्नोलॉजी। और तुम्हें क्या लगता है, इतने बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, वो सब ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अगर वो भारत वाली अगर सोच पे चलो, मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको, मैकडी की कितनी ब्रांचेस है, 30,000 से ज्यादा ब्रांचेस है वर्ल्ड वाइड। भारत में एक सोच चलती है कि जितने बच्चे होंगे बस उतने ही बिजनेस, उतने ही दुकानें होंगी, ठीक है ना। और अगर मैकडी इस सोच पे चले, भारतीय सोच पे चले कि जितने बच्चे हैं उतनी दुकानें होंगी, तो इसका मतलब तो मैकडी ने 30,000 बच्चे करने पड़ेंगे, ठीक है ना, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक दुकान को एक संभालेगा ना। हाँ बोलो ना। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल हो पाया है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। खैर बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं हम इसके डीप में, क्योंकि अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है, मेरे को तो जस्ट आपको 5-7 बुलेट पढ़ाने हैं इसमें। सुनो, तो कह रहे कि आईटी ने रेवोल्यूशन लेके आया भारत भर में, ठीक है ना। आईटी कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आईटी क्या कर सकती है, एक अपना अहम रोल प्ले कर सकती है भारत के किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है ना, जहां पे हम कॉन्टिन्यूअसली क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड फूड सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी। नमन भैया कैसी बातें कर रहे हो, फूड सिक्योरिटी, हाँ बेटा हाँ। लेट सपोज हुआ यू कि आपने टेक्नोलॉजी का यूज किया, वो उसको यूज में लेके आया, यूसेज किया टेक्नोलॉजी का, तो आप वो टेक्नोलॉजी से ये पता लगा सकते हो। आप कभी देखना शार्क टैंक अगर देखते हो, तो शार्क टैंक जस्ट इसलिए देखना नॉलेज पर्पस कि लोग कर क्या रहे हैं, आके क्या क्या आइडियाज पे काम कर रहे हैं, है ना। कुछ वो जो बोल रहे हैं, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, एसकेयूज, ये क्या होती है सारी चीजें, ये चीजें, हाँ, कि ईबीआई टीडीए वो क्या होता है, ईबीआईटी जैसे अपन लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वो क्या होते हैं। तो इस तरह की चीजें नोट करोगे, फिर तुम देखोगे कि रिलेट करोगे कि हाँ यार हमने बिजनेस स्टडीज में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, इनसे रिलेट करके। तो वो सारी चीजें, वो तो उस नॉलेज पर्पस से देखो, तुम्हें पता पड़ेगा कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब जैसे एक बंदा मान लिया काम कर रहा है किस पे, ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, एआई पे काम कर रहा है, कि जहाँ पे कि वो मिट्टी की फर्टिलिटी बता पाए, क्या बता पाए,
मिट्टी की फर्टिलिटी बता पाए किसी भी छोटे से डिवाइस से। मान ले अभी मिट्टी की फर्टिलिटी चेक होती है तो कोई तो टीम आती है, वो चेक करेगी, फिर वो उनका जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हें बताएंगे वगैरह वगैरह, ऐसा होगा। लेकिन अब कैसा रहेगा कि अगर फार्मर ही अपने एंड से क्या कर ले, चेक कर ले, फार्मर ही अपने एंड से चेक कर ले, कोई छोटा सा डिवाइस हो जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी चेक कर ले, है ना, वाटर लेवल पता लगा ले, है ना, कि ये मिट्टी यहाँ पे इसमें मिट्टी का कटाव कितनी जल्दी हो सकता है ये पता लगा ले, ठीक है ना, या मौसम कैसा रहेगा फार्मर ही खुद ही पता लगा ले। जब इस तरह की टेक्नोलॉजी पे क्या होगा बच्चों, काम होगा, तो जो आने वाले टाइम में जो सूखा पड़ सकता है, जो वेदर जो चेंज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग फार्मर्स क्या ले लेंगे, डिसीजंस ले लेंगे यार, क्योंकि फोरकास्टिंग कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। और जब आज हम डिसीजन ले पाएंगे फ्यूचर के रिगार्डिंग कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम आज डिसीजन लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम प्रिकॉशंस ले सकते कि नहीं ले सकते, कुछ मेजर्स डेवलप कर सकते कि नहीं कर सकते, वो चीज है। तो उससे फूड सिक्योरिटी में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। इससे अनइंटरप्शन क्या होगी, सप्लाई होगी किसकी, फूड आइटम्स की, फूड प्रोडक्ट्स की। तो वो कह रहा है कि आईटी किसमें भी रोल प्ले कर सकती है, फूड सिक्योरिटी में भी। अब तुम ऐसे किसी बच्चे को लग सकता है कि एकदम से नमन भैया हम तो रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, कहाँ तो एकदम से बिल्कुल, तो कहाँ तो इंजीनियर, या तो सीधा फार्मिंग में थे अंदर घुस के, या सीधा कहाँ पे लेके आ गए इंजीनियरिंग में। कह रहे कि वो उसमें भी काम में आएगी, वो इस एंगल से ही पढ़ा रहे हैं वो आपको यहाँ पे, कि वो उसमें भी काम में आएगी, किसानी में भी काम में आएगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट कैन प्रिडिक्ट एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। अगर आईटी के फील्ड में काम होगा, किससे रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रिडिक्ट कर सकती है कि वो एरिया जहां पे फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है आने वाले टाइम में, एंड वल्नरेबिलिटी यूजिंग अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। या वल्नरेबिलिटी का मतलब पता है आपको, पहले ही बताया था मैंने आपको, मैक्रो में बताया था, फॉरेन एक्सचेंज रेट में, याद है, इकोनॉमीज मोर वल्नरेबल, याद आया कुछ ऐसा करके, आ रहा है याद, हाँ, एक्सटर्नल शॉक्स वगैरह करके एक पॉइंट था। वल्नरेबल का मतलब होता है वीकनेस, क्या होता है, वीकनेस। तो कह रहे हैं कि जो जहां पे हमारी वीकनेस है जिन एरियाज में, या जहां पे फूड इनसिक्योरिटी है, गवर्नमेंट उनको क्या कर सकती है, प्रिडिक्ट कर सकती है। इनफैक्ट प्रिडिक्ट से भी अच्छा वर्ड इनको यहाँ पे लिखना चाहिए, फोरकास्ट। गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फोरकास्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो अब पता नहीं एनसीईआरटी वाले प्रिडिक्ट ही लिखते हैं, फोरकास्ट पता नहीं क्यों नहीं लिखते हैं। ये मैंने आपको बिजनेस में बताया था, प्रिंसिपल्स में, नहीं नहीं तो वो कह रहे हैं एंड वल्नरेबिलिटी यूजिंग एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टूल्स, किसको यूज करके, हाँ, इंफॉर्मेशन को यूज करके या सॉफ्टवेयर को। ऐसा नहीं है, ये बच्चों में कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ आपको, आप देखोगे तो पिछले 2-3 सीजन में जितने कुछ एपिसोड देखोगे, मेरे को नाम तो अभी याद नहीं आ रहे, बहुत सारे बंदे जिन्होंने ऐसे फार्मर्स के लिए क्या किया है, काम किया है, ठीक है ना। उन्होंने एप्लीकेशन बनाई जहाँ पे वो अपनी वो मतलब जो भी वेदर है, टेम्परेचर वगैरह है, वो डाल के वो रिपोर्ट जनरेट करके देती है ना, कि इस केस में ऐसे वेदर में, ऐसे क्लाइमेट में कौन सी फसल ये अब सबसे अच्छी रह सकती है ना, किसकी डिमांड ज्यादा है। तो फार्मर्स के लिए इस तरह से उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने काम किया है, हाँ बिल्कुल। अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, लास्ट टाइम तो मैंने एग्जांपल दिया था, फिलहाल मेरे को नाम याद नहीं आ रहा वो कौन बंदा था कि जिसने ऐसा कुछ करके किया था। तो गवर्नमेंट कर सकती है इन सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज करके, सो दैट एक्शन कैन बी टेकन, ताकि समय रहते हुए क्या लिए जा सके, एक्शन लिए जा सके, टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ एन इमरजेंसी, ताकि किसको अवॉइड किया जा सके, हाँ, जो आने वाले टाइम में फूड को लेकर के, या फूड शॉर्टेज हो सकती है, या इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, तो उन चीजों से, उन अनडिजायरेबल कंडीशन से या सिचुएशन से हम बच सके। वैसा it also has a positive impact on the agriculture sector as it can provide information regarding emerging technology। इससे फार्मर्स को क्या भी पता चलेगा कि भाई क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसके बारे में पता चलेगा, एंड देयर एप्लीकेशन, उन्हें यूज कैसे करते हैं, उसका प्राइस क्या है, फिर उससे हमें क्या चलेगा, मतलब प्राइस इन द सेंस, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूँ मैं आपको। प्राइस जो मैंने बोला वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। प्राइस किस चीज का, अगर हमने वो टेक्नोलॉजी पे काम किया, कोई तो ऐप वगैरह डेवलप की फार्मर्स के लिए, तो उससे ना जो लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन रहता है ना, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, एक चिंटी भी आई थी आई थिंक सीजन 2 में, वो चिंटी ने आईआईटी से कुछ तो किया था, और वो सब कुछ छोड़ करके, वो अपना सारी जॉब वॉब छोड़ करके, उसने वो फार्मर्स के लिए क्या किया, ऐप क्या की थी, डेवलप की थी, जहाँ पे वो उसका कंसर्न यही था कि मैं अपने गांव में देखती थी, वो लड़की ऐसा बोल रही थी कि मैं अपने गांव में देखती थी कि बहुत सारे जो हमारे जो फैमिली में जो किसानी होती है, या जो हमारे जो आसपास के जो फार्मर्स थे, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, बिकॉज उनको मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं रहती थी। जो ट्रेडर होते थे वो उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, उनके
उनका फसल का उनको अच्छा दाम नहीं मिलता था। तो अब मैंने उन्हें वो सारी इंफॉर्मेशन क्या कराई है, एक ऐप में क्या कराई है, प्रोवाइड कराई है, मार्केट इंफॉर्मेशन, कि आप अपना प्रोडक्ट कहाँ पे बेच सकते हो, तो तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बस तुम उस एप्लीकेशन को, उसकी ट्रेनिंग वगैरह कराई उसने किसानों की, और वो उनका वो ट्रेनिंग कराने का मैंने यूज करना सिखाया वो टेक्नोलॉजी को, कि कैसे यूज करते हैं, और बस वो अपना कुछ नहीं, जब भी उनकी फसल आई तो उधर उधर जाके वो अपनी फसल को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जो बंदा है मतलब बेसिकली उसने इंटीग्रेट किया है ना, उसने एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया है जहां पे कंज्यूमर भी है और सप्लायर भी है। सप्लायर क्लिक क्लिक करके अपना माल बेच सकता है, कंज्यूमर आकर के खुद ही डिलीवरी लेके जाएगा, या कुछ केस में कुछ ऐसे ऑप्शन भी जनरेट किया, अगर वो नहीं आ रहा है तो वो अरेंज करा देते हैं, डिलीवरी अरेंज करा देते हैं, तो किसानों को उनकी फसल का अच्छा भाव मिल गया। तो कह रहे हैं कि प्राइसेस के बारे में पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, वेदर के बारे में पता चल जाएगा, सोइल कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा, फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स को क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। It can act as a tool for releasing the creative potential and knowledge embedded in society। ये एक टूल का काम कर सकती है। आईटी किसका काम कर सकती है, एक ऐसे टूल का काम कर सकती है फॉर रिलीजिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल, मतलब जो हमारी सोसाइटी में क्या है और भी ज्यादा पोटेंशियल है, जो काम अभी तक नहीं हुआ है ना, उसको भी हम क्या जनता के सामने उस चीज पे रिसर्च करके, उसको इन्वेंट करके, इनोवेट करके जो रख सकते हैं, है ना, और जो नॉलेज जो एम्बेड कर सकते हैं, एम्बेड मतलब एड ऑन कर सकते हैं, कि यार अच्छा ये काम ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो एक नया तरीका है, तो वो भी इसका एक एग्जांपल रहेगा। कि कह रहे कि इससे वो तो किसानी में तो हेल्प मिलेगी, लेकिन इससे एक पोटेंशियल भी निकल करके आएगा, और नए तरीके निकल करके आएंगे, कुछ वैल्यू एड ऑन होगा किसमें, सोसाइटी में, ठीक है ना। इट ऑल्सो हैज द पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरिया, और रूरल एरिया में क्या भी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे होगा, ठीक है ना। लेट सपोज अब कोई बंदा ऐसा काम करता है तो उसे अपने ट्रेनिंग सेंटर्स चलाने पड़ेंगे रूरल एरियाज में, जहाँ पे वो फार्मर्स को क्या कर सके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सके कि भाई ये एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है ना। फिर वो एप्लीकेशन में इंप्रूवमेंट करने होंगे तो उसके लिए लोग चाहिए होंगे, है ना। शायद वो लोग ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं जो गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, और गांवों से जुड़े हुए, जमीनी स्तर से जुड़े हुए, उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता है कि कैसे कैसे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि जो ऑफिस में बैठा है, जो ऑफिस में बैठ करके क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो तो जो बच्चे गांव के पढ़े लिखे हैं उन्हें वो प्रॉब्लम से वाकिफ है कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन से वाकिफ है कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो वो लोगों को भी क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उन्हें भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, गाँव के गाँव में क्या मिल जाएगा, अपने घर के घर में रूट से कनेक्टेड है, अपनी फैमिली से कनेक्टेड है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, फैमिली की कंडीशनिंग सुधर रही है, इकोनॉमिक वेलबींग हो रहा है, सोशल वेलबींग हो रहा है, ओवरऑल रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, मुझे बताओ आपको समझ में आई कई बात, आगे चल सकते हैं बच्चों। इस चैप्टर का मेजर पोर्शन तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक रह गया, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब बात करते हैं किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और ऑर्गेनिक फार्मिंग की, करें शुरू। चलो, क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप क्या, कोई तो एक आइडिया होगा आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बार बार ये वर्ड आ रहा है सस्टेनेबल सस्टेनेबल सस्टेनेबल, क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, क्या होता है, जो केवल आज की बात नहीं करता, वो फ्यूचर की भी बात करता है, वो कंसिस्टेंसी की बात करता है, वो हाँ वो कॉन्टिन्यूटी की बात करता है, किसकी बात करता है, कि जो चीज आज आपको अवेलेबल हो गई है कहीं ऐसा ना हो कि वो फ्यूचर में अवेलेबल ना हो, वो इस चीज पे बात करता है कि जो चीज आज आपको विरासत में मिली है आप भी वो छोड़ के जाएंगे, आने वाली जनरेशन को भी उनका क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। इस टॉपिक पे जो चर्चा करता है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो केवल आज के कंजप्शन की बात नहीं करता है, जो फ्यूचर की ग्रोथ की बात भी करता है, किसकी बात करता है, फ्यूचर की ग्रोथ की बात करता है, बिकॉज सोसाइटी के रिसोर्सेज पे जस्ट और जस्ट करंट जनरेशन का अधिकार नहीं है, आने वाली जनरेशन का भी उतना ही अधिकार है जितना आज की जनरेशन का अधिकार है, सही है सुनो। इसकी जब बात की जाती है तो वो चीज होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके साथ में एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक जमाना था जब हम HYV सीड्स की बात करते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते थे, लेकिन एक ये भी अपने आप में एक अहम कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और शुरू करते हैं बच्चों, कह रहे कि इन रिसेंट इयर्स देयर इज अ कंसिडरेबल राइज इन अवेयरनेस ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। कह रहे कि लोग पिछले कुछ टाइम में काफी क्या हुए, अवेयर हुए, क्या हुए, अवेयर हुए, किसको लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के,
किसके कंजप्शन को लेकर के, कि भाई ये हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, हार्मफुल केमिकल्स क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जो कि कोई ऐसा सामने से आके जहर नहीं पी रहे हैं, जो हमारी फूड सप्लाई में एम्बेडेड है। किस में एम्बेडेड है? फूड सप्लाई में, है ना। रात को फसल थी नहीं, सुबह फसल ही फसल है, मंडी में माल बिक रहा है, दोपहर तक वो किस में आ गया, आपकी रसोई में आ गया, और उसके बाद वो आपकी बॉडी के अंदर। जो चीज कल शाम तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, है ना, आज वो आपकी बॉडी के अंदर है ना। नेचर में इतना जल्दी कुछ तो नहीं होता, हर एक चीज की अपनी एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। उसको क्या किया जा रहा है? ओवरराइड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? और बेटा जब ओवरराइड किया जाएगा, एक बच्चा कह रहा है कि मुझे एक ही दिन में सिखा दो सारा कुछ, जो तुमने पूरे साल में सिखाया ना, मुझे एक ही दिन में सिखा दो। बेटा नुकसान देगा, है ना, नहीं सिखाया जा सकता। ना डे फर्स्ट में सिखाया जा सकता है सारी चीजें, ना डे, एक बच्चा कह रहा है कि चलो जो कुछ हुआ हुआ, अब तो बस मेरे को बस एक दिन बचा है, मेरा कल एग्जाम है, मेरे को आज सिखा दो सारी चीजें, ना डे लास्ट में सिखाया। ये एक प्रोसेस है। क्या है? वो प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। इसे ओवरराइड करोगे तो नुकसान होगा। सेम यहाँ पे है, जब आप कोई चीज की ग्रोथ एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम में होगी, 2 महीने 3 महीने, हर एक चीज की अपनी एक प्रोसेस होती है, ठीक है ना। 2 महीने 3 महीने 4 महीने, किसी प्रोसेस में 9 महीने 10 महीने लगेंगे ना। मैं उसको भी, हाँ, जो तुम बोल रहे हो मैं उसको भी बोल रहा हूँ। अब जब तुम उसे ओवरराइड करने की कोशिश करोगे इस प्रोसेस को, जब एक प्रोसेस है कि चलो मैं उसी पे बात करता हूँ जिस पे तुम बात करना चाहते हो, 9 महीने की मान ली एक प्रोसेस है, तो अब 9 महीने की प्रोसेस है, तुम उसे ओवरराइड कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। करोगे तो नुकसान होगा, होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। तो जहां पे तुम इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इतना मास स्केल पे क्या करोगे, यूज करोगे, तो उससे क्या होगा? नुकसान होगा। कह रहे लोग इसके बारे में क्या हुए, पिछले कुछ टाइम में क्या हुए, अवेयर हुए। क्या हुए? और बच्चों इतना खतरनाक है, मैं आपको एक बिल्कुल जस्ट अभी का एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी हमारे इधर सामने एक डेथ हुई है, वो कोई तो 28-29 साल का बंदा, 32 जो भी है, मतलब लगभग लगभग। और वो जस्ट इस वजह से कि वो जो फर्टिलाइजर्स वगैरह कुछ तो थे, वो गाड़ी में रखे रह गए या कुछ क्या करके था, कुछ तो ऐसा सीन था। हाँ, और वो केवल दवाई की, वो जो भी थी दवाई, सो कॉल्ड दवाई या फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो भी बोलो आप, है ना, उसकी जो स्मेल थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो उसको मतलब उसकी बॉडी के अंदर चढ़ गई वो, बिल्कुल, और उसने किसी इंसान की जान ले ली। अब तुम देखो, जिसकी स्मेल से एक इंसान की जान जा सकती है, जब तुम उसे बॉडी में कंज्यूम करोगे तो वो क्या क्या नहीं कर सकती। समझ में आ रही बात? तो कह रहे लोग अवेयर हो रहे हैं, अब कुछ अवेयर हो रहे हैं, कुछ डर रहे हैं। अब मान ले जिस फैमिली के साथ ये हादसा हुआ, मुझे नहीं पता शायद वो फ्यूचर में कैसे रिएक्ट करेंगे, शायद वो काम को छोड़ेंगे या उन चीजों से परहेज करेंगे, कैसे करेंगे कि भाई ये चीजों से हमें बचना चाहिए, या शायद उनकी फैमिली पे बीती है ये चीज, तो उन्हें लगे कि भाई इन चीजों का यूज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए उनकी फैमिली में। जैसे होता ना कि जैसे शार्क टैंक में वो पूछते हैं कि भाई तुमने काम कैसे शुरू किया, इसकी कहानी बताओ, है ना। तो लोग अपनी अपनी कहानी बताते हैं, हमारे साथ ऐसा बीता, हमारे साथ वैसा बीता, तो हमने इस वजह से, ताकि हमारे साथ तो प्रॉब्लम हुई तो हुई, लेकिन किसी और को प्रॉब्लम ना हो, तो हमने इसलिए दैट्स व्हाई उस सोच से ये काम क्या किया, चालू किया। तो वही कह रहे हैं कि लोग पिछले कुछ टाइम में क्या हुए, अवेयर हुए। एक बार मैं कहीं पे तो जा रहा था, और हमारे साथ में ड्राइवर भैया थे, वो बता रहे थे कि गन्ने में डलता है कोरोजन, और वो कोरोजन इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि अगर कोई इंसान गन्ने की जो नीचे की पोरी होती है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है, अगर वो चूस ले नॉर्मली, तो क्या होगा, कोई इंसान मर भी सकता है, मर भी सकता है, वो इतनी जहरीली हो जाती है। समझ में आ रही बात? और बच्चों, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे, HYV सीड्स के नाम पे, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को यूज करने के नाम पे क्या क्या तो पता नहीं सर्व किया जा रहा है जनता को। तो कह रहे लोग अवेयर हुए। क्या हुए? जब इतना ऐसा खौफ, मैं आपके मन में ये खौफ भी बैठाना चाहता हूँ, लोग आपको अवेयर भी करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को जब भी तो प्रमोट किया जा सकता है, लोगों को जब भी तो लगेगा। लोगों को लगता है ये मार्केट में कुकुम्बर है, ये अच्छा है, ये ग्रीनिश सा है, बहुत अच्छा सा लग रहा है, इसके कलर भी बहुत अच्छे है ना, और वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। एक येलोइश पन पे, ब्राउनिश कलर पे है वो, जो आपको ऐसे लग रहा है ये तो बेकार है, अच्छा ही वो है, अच्छा ही वो है, बिकॉज वो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किया गया है। वो जो आपको बहुत दिखने में बहुत फ्रेश लग रहा है, बहुत ग्रीनिश सा लग रहा है ना। हर एक अच्छी दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती,
वेल डन। हर एक बच्चा कह रहा है हर एक पीली चीज सोना नहीं होती। ठीक है, चलो सुनो। कह रहे कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर रिलाइज हैविली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर थी वो किस पे ज्यादा रिलाई करती है? केमिकल फर्टिलाइजर। देखो एक जमाना था जब, जिसको आज कन्वेंशनल बोल रहे हैं ना, वो भी नहीं थी। एक जमाना था 1965 का दौर, जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तभी तो भाई HYV सीड्स को यूज करने की बात की गई। छक गए बस अब हम। ठीक है, अब बहुत ज्यादा, अब इससे ज्यादा सहन नहीं होता है ना। कितने साल हो गए? 55 साल हो गए लगभग लगभग। कितने हो गए? 55 साल, ज्यादा ही हो गए, 55 से भी 60 साल के करीब हो गए। ठीक है ना, 59-60 साल। तो कह रहे हैं बस अब बहुत पक चुके हैं हम। एक जमाने में ये नहीं थी, लेकिन आज ये कौन हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है। कौन हो चुकी है? कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। ये कन्वेंशनल एग्रीकल्चर किस पे रिलाई करती थी? किस पे? केमिकल फर्टिलाइजर्स व्हेन टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा व्हिच एंटर द फूड सप्लाई। जो किस में एंटर करते हैं? हमारी फूड सप्लाई में एंटर करते हैं। पेनिट्रेट द वाटर सोर्सेज, और किसको बर्बाद करते हैं? वाटर सोर्सेज को बर्बाद। एक बार देखो ना, अभी मान लिया कोई एग्रीकल्चर, हमने क्या किया? एग्रीकल्चर में यूज किया पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का, और फिर उसका जो वेस्ट है वो सब हमने किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया, है ना। जो मदर बॉडीज है, वाटर बॉडीज है, उनमें डाल दिया हमने। तो वाटर सप्लाई को भी तो क्या करेगा? वो पेनिट्रेट करेगा। यस और नो? अब देखो वो जल से कितने लोगों का पूरी प्रकृति का जीवन जुड़ा हुआ है। लाइव स्टॉक हो गए आपके, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, और बाकी लोग भी क्या लेते हैं? कंजप्शन में लेते हैं उस पानी को। तो पूरी की पूरी जो कहीं ना कहीं प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है कि नहीं की जा रही है? मिट्टी की कंडीशनिंग तो आप क्या ही कर रहे हो? खत्म ही कर रहे हो, है ना। मिट्टी में कटाव होना चालू होगा तो बारिश नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे? ये तुमने उसमें पढ़ा होगा, 8-9 में पढ़ा होगा। मिट्टी का अगर कटाव होगा, है ना, तो वो मिट्टी का जो कटाव होगा तो उसमें ट्रीज क्या नहीं हो पाएंगे? ट्रीज अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे मिट्टी के कटाव में। से यस और नो? और ट्रीज किस में हेल्प करते हैं? बारिश को लाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो हर एक चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। एक बात आप सुनिएगा, मॉडर्न होने के नाम पे कोई भी चीज को खत्म मत कीजिएगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम मॉडर्न हैं। ये प्रकृति के अंदर, ये नेचर के अंदर हर एक चीज की अपनी वैल्यू है, हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। और हम सोचते हैं जैसे मच्छर काटते हैं, इंसान सोचते हैं कि उसे भी खत्म किया जाए। उसका भी अपना क्या होता है? रेलिवेंसी होती है। आपको बताऊं बच्चों, जो लोगों को जो अगर मच्छर काटता है ना तो कैंसर नहीं होता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मच्छर काटने से डेंगू हो जाता है, लेकिन वो कब होता है? जब हम गंदगी फैला के रखते हैं। ठीक है ना। नॉर्मली अगर मच्छर काटे तो उससे क्या नहीं रहता। हाँ, क्योंकि भाई मच्छर की भी अब ऐसा है कि उसकी भी तो कुछ इंपॉर्टेंस है। वो है ही क्यों इस नेचर में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे नहीं मैं कुछ भी हवा में बोल रहा हूँ, कोई लोग बोले कि फालतू बकवास कर रहे हो। ठीक है, आप कभी, जो लोगों को कैंसर होता है ना, वो जो कीमो होती है, कीमो में होता क्या है बताना मेरे को? कीमो में सांप का काटना भी बुरा नहीं होता। मतलब मैं अदरवाइज मत लेना इसको कि मैं अदरवाइज कुछ तो बता रहा हूँ आपको। कीमो में होता ही क्या है? जो स्नेक होता है उसका वेनम ही तो चढ़ाया जाता है बॉडी के अंदर। तो वही चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती, कुछ चीजें क्या, हर एक चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन इंसान मॉडर्न होने के नाम पे कुछ भी किए जा रहे हैं। ठीक है ना। एक दो अगर मच्छर काटते हैं तो ठीक है यार, नॉर्मली हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि तुम गंदगी फैला के रखो, मच्छर आजा मच्छर ही काट, कैंसर नहीं होगा। वो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि इस नेचर में हर एक चीज की क्या है? इंपॉर्टेंस है। कोई चीज फालतू नहीं है। फालतू तो हमारी सोच है कि हम उसे क्यों खत्म करना चाहते हैं जो नेचर में है। ठीक है ना। ऐसे तो वे सोचने लगे यही फालतू है, मच्छर सोचने लगे यही फालतू है, इन्हें खत्म किया जाए। ठीक है ना। भाई तुम सोच रहे हो मच्छर फालतू है, मच्छर बोल रहा है तुम फालतू हो। खैर, कह रहे कि इससे हमारे वाटर सोर्सेज क्या होते हैं? पेनिट्रेट होते हैं, हार्म द लाइव स्टॉक। वंस अगेन, जब वाटर सोर्सेज क्या होंगे? पेनिट्रेट होंगे, तो किसको हार्म पहुंचेगा? लाइव स्टॉक को हार्म पहुंचेगा। डिप्लीट द सॉइल, इससे जो कौन डिप्लीट होगी? सॉइल डिप्लीट होगी। एंड डिवास्टेट द नेचुरल इकोसिस्टम, और ये बर्बादी का कारण होगा हमारे पूरे इकोसिस्टम का।
क्योंकि सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। आप बोलो कि मैं हूं, है ना, बाकी कोई नहीं है, तो रहने दो, तुम कुछ नहीं हो, तुम, है ना, कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं है। जो आप बोलते हो कि पूरा ये पृथ्वी है, पृथ्वी भी पता नहीं, अभी तो इंसान को जितनी नॉलेज रहती है ना उसी हिसाब से बात करता है वो। हमें तो अभी तो ये भी नहीं पता कि हमारे से अलग भी कोई दुनिया है क्या, और हम कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते, हम कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो तुम्हें घमंड किस बात का है कि मैं ही मैं हूँ? समझ में आ रही है ना बात? हाँ। तो वो कह रहे हैं कि इससे पूरा तुम्हारे फालतू की तुम्हारी सोच से और तुम्हारे मॉडर्न होने के नाम पे पूरा इकोसिस्टम क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ये प्रकृति जैसी है इसे वैसे रहने दो, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। फिर अगर वो तुम्हें हल्का सा भी टच करेगी ना, फिर तुम्हारा मोह मोह होता है ना। फिर वो किसी को नहीं छोड़ते। आपने देखा कि केदारनाथ में क्या हुआ, लोगों ने जाके इतने उल्टे सीधे काम किए, मतलब भगवान की जगह को भी नहीं छोड़ा यार, ऊपर वाले की, जहाँ पे लोग आस्था से जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, अर्चना करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, उधर भी लोगों ने क्या है ना, उधर जाके इधर उल्टे सीधे काम किए। और फिर देखो नेचर क्या करती है तो पता रहता है। और तुम आज आज भी तो देखो ना, मतलब आजकल भी लोग लोग इधर उधर जाते हैं तो वो घूमने के लिए जाते हैं, मजे के लिए जाते हैं, और उधर वो बर्बादी करके आते हैं। जितने भी हमारे माउंटेन्स वगैरह सबको बर्बाद करके रखा है, ठीक है ना। मैं लास्ट टाइम जब अभी एक बार अभी गया था मैं शिखर जी, उसके पहले गया था मैं शिखर जी। तो शिखर जी पड़ता है झारखंड में, ठीक है ना। और झारखंड वो फिर बिहार में मैं और भी जगह गया था, मतलब दर्शन करने के लिए। तो जो बहुत सेक्रेड माउंटेन्स है, जिनकी बहुत पवित्रता है, लोगों ने इतना गंदा किया है वहां पे, इतना गंदा किया है जा करके, मतलब इन द सेंस कि हर जगह प्लास्टिक के पैकेट्स पड़े हैं, बोतल पड़ी है, ये वो। किसी को थोड़ा ये भी अकल नहीं है कि भाई तुमने खा लिया तो कम से कम उसे अपने बैग में रख ले, ठीक है ना, जहां देखे उधर ही डाल देने का। तो मतलब अपना, जैसे वो अभी लोग कुछ बोल भी रहे थे कि अभी तक तो ठीक था, लक्षद्वीप ठीक था, अब जाके लक्षद्वीप पे लोग पूरी और वो खाएंगे पूरी और अचार खाएंगे, और वो इधर पन्नी वन्नी और डाल दे इधर ही। तो करते लोग इधर जाकर के, बाहर जाके आप जाओ इधर हिमाचल में जाओ तो लोगों ने बहुत गंदगी मचा के रखी है, सारा वेस्ट उधर छोड़ के आते हैं अपना। भाई माउंटेन्स के जो उधर रहने वाले लोग हैं, वो तो उनका तो बर्थ प्लेस वो है, उन्हें तो रहना वहां पे है, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, वो तो मेंटेन करेंगे, बिल्कुल रोकेंगे। और अपने वाले ऐसे है, उसके साथ ही लड़ने के लिए तेरे बाप की है ना, तो उन्होंने ठेका ले रखा है, पता नहीं कितनी तो 70 बातों से बता के आएंगे, ठीक है ना। बस हमने कुछ नहीं है, बस अपना ही ठेका नहीं ले रखा। हम जो हमारे जो मर्जी आएगा वो करेगा, चाहे भले ही फिर बाद में हमारा नुकसान हो, और होता ही है भाई। नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे ना, किसी का नुकसान नहीं होगा। हमेशा से बात है, जैसा सर्व करोगे मल्टीप्लाई होके वैसा ही मिलेगा, मल्टीप्लाई होके मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है ना साथ। और छूटता कुछ नहीं है, पता सबको रहता है, पता सबको रहता है, ठीक है ना, कि मैंने क्या किया था और मुझे क्या मिल रहा है, उसी का वो है। हाँ, तो इसे सबको ये सब इधर ही चुका के जाना है सब, ठीक है। चलो, तो कह रहे हैं कि हमारे लाइव स्टॉक को हार्म पहुंच रहा है, सॉइल डिप्लीट हो रही है, और हमारा इकोसिस्टम जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो क्या हो रहा है, डिवास्टेट हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना। सो एफर्ट्स हैव बीन मेड, सुनो ना, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने में इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो अगर तुम्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है तो इस रास्ते पर चल के तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा नहीं। अगर तुम्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो तुम्हें फिर किस पे शिफ्ट होना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट होना पड़ेगा, तब तो तुम्हें अधिकार है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बोलने का और उसकी बात करने का। और अगर पेस्टिसाइड को यूज करते हो तो फिर कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, ठीक है ना। चलो, तो एफर्ट्स हमें लगाने चाहिए टू इवॉल्व टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे तरीके अपनाने का या उन्हें फाइंड आउट करने का विच आर इको फ्रेंडली, जो कैसे हो, इको फ्रेंडली, एंड आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और किसके लिए जरूरी हो। One such eco-friendly technology is organic farming, ठीक है ना। वो कौन होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बच्चों उसका मीनिंग देखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती होगी? जो नेचुरल टेक्निक से क्या की जाए, जो फूड जो प्रोड्यूस है, जो फूड प्रोडक्ट्स है, कमोडिटीज है, उन्हें प्रोड्यूस किया जाए। जैसे तुमने देखा गाँव में, रिलेट करते करेंगे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, कि गाँव में जो एग्रीकल्चरल जो वेस्ट होता है उसे इकट्ठा करते हैं, है ना। वो एक जगह इकट्ठा होता रहता है, उसमें कुछ भी मतलब जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है सब डलता है उसमें, ठीक है ना। फिर वो इकट्ठा होता रहता है, उसमें प्रोसेस रहती है, बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं उसमें क्रिएट हो जाते हैं, और फिर वो उसे क्या करते हैं, उसे अपने लाते हैं और उसे अपने फार्म में क्या करते हैं, यूज करते हैं, खाद के तौर पर से यूज करते हैं फिर, बिल्कुल।
है ना। ये प्रोसेस आसान नहीं है, इसमें पेन है बहुत, टाइम ज्यादा लगता है, एफर्ट ज्यादा लगते हैं, पेन ज्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो अब देखो, मान लिया एक इंसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है तो उसे ये सारी दिक्कतों का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। बट अगर अपने एथिक्स को, मैं नॉर्मली भी बता रहा हूँ, अगर तुम अपने एथिक्स को साइड में रख करके क्या करोगे, काम करोगे, तो जिंदगी बहुत सुकून भरी है। क्योंकि जो सब कर रहे हैं तुम भी वही कर रहे हो, है ना। सब तो डाका डाल रहे हैं, तुम भी डाका डाल रहे हो, तो तुम खुश हो, है ना। लेकिन अगर ईमानदारी के रास्ते पे चलोगे, एथिक्स के रास्ते पे चलोगे, जहाँ पे तुम्हारे कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जिनको तुम किसी भी कॉस्ट पे क्या नहीं करोगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं एथिक्स पे चलना चाहिए, ये है वो है, लेकिन बहुत कांटों भरा रास्ता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग तो चलते ही नहीं है, और जो लोग चलते हैं वो बीच में ही दम तोड़ देते हैं। बहुत कठिन रास्ता है, ठीक है ना। तो वैसा अब देखो, एक फार्मर के सामने इतनी सारी दिक्कतें हैं कि जहाँ पे वो, और मान लिया उसके मन में है मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है। लेट्स सपोज तुम पढ़ के अभी गए इधर से, तुम क्या करोगे, चलो कि हमें खेती करनी है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, हम उसमें तो कुछ अच्छा करेंगे, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें होगी, जैसे मैंने आपको बताया, टाइम ज्यादा लगेगा, एफर्ट ज्यादा लगेंगे, पेन ज्यादा होगा, कॉस्ट ज्यादा आएगी, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा। और बाकी जहाँ पे तुम्हारा पड़ोसी है वो कुछ भी नहीं कर रहा और सब कुछ बना रहा होगा, पैसा भी कमा रहा होगा, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा आ रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा, वो गाड़ी भी लिया है, ये भी लिया है, वो भी लिया है, और उल्टा क्या कर रहा है, जेलसी फील करा रहा है। हमारे घर वाले बोल रहे हैं, देख लग रही है तू सोसाइटी को करने में सर्व, ठीक है ना, देख ले नतीजा, कर लिया तुझे सोसाइटी ने सर्व, ठीक है ना। तो वो चीज है। अब वो बीच में क्या तोड़ेगा इंसान, दम तोड़ेगा। वो अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहा है, वो नहीं बिक रहा है बिकॉज वो महंगे प्राइस का है। वो कह रहा है वो तो इतने में दे रहा है, तू अली कोठी बन, हालांकि वो क्या करेगा, वो तो ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन लोग उसे ऐसे सुनने मिल रहा है कि तू तो कल कोई कोठी बनाएगा, महंगे बेच के वो मार्केट में तो सस्ते में मिल रहा है। बहुत सारी क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, तो इसलिए इंसान छोड़ देते हैं। लेकिन लेकिन अगर आप देखोगे, भले ही चीजें महंगी हो, एफर्ट लग रहे हो, टाइम लग रहे हो, लेकिन चीजें जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के साथ ही क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, और लॉन्ग टर्म में वो आपको, आपकी सोसाइटी को, आपकी फैमिली को, और आपकी कंट्री को, और पूरे वर्ल्ड को क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। एक वही तो चीज है कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, और हर एक इंसान तो ये चाहता है कि मैं कम समय में, कम एफर्ट में, मैं तो कोई नेक्स्ट लेवल क्या कर लूं, क्रैक कर लूं। नहीं होगा, है ना। एक कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कॉन्टिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपको कुछ अच्छा वैल्यू एड ऑन करना है, किसमें, सोसाइटी में, ठीक है ना। तो उसी वही कॉन्सेप्ट को किसमें इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, फार्मिंग में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां पे हम किसके कतई भी यूज की बात नहीं करते हैं, किसके यूज की बात नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर्स की, केमिकल फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनकी, जहां पे हम जो नेचुरल जो चीजें होती है ना, उनके यूज करने की बात करते हैं, उनकी हेल्प से हम अपनी क्रॉप को ग्रो करने की बात करते हैं, ठीक है। ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर की वो फॉर्म है दैट रिलाइज ऑन टेक्निक्स, जो किस पे विश्वास करती है, जो किस पे रिलाई करती है, ऐसी टेक्निक्स पे सच एज क्रॉप रोटेशन, कि आप क्या करो, क्रॉप रोटेशन करो, क्योंकि मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहेगी, है ना। क्यों डालते हो रे पेस्टिसाइड, क्या करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अरे मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स कम हुए एक ही क्रॉप को प्रोड्यूस कर करके, तो क्रॉप रोटेशन चालू करो, तो मिट्टी अपने आप में क्या कर लेगी, उन्हें जनरेट कर लेगी, उन न्यूट्रिएंट्स को, जो मिनरल्स, जो आयरन, जो कैल्शियम, जो मिट्टी को चाहिए, वो अपने आप जनरेट कर लेगी। क्रॉप रोटेशन करो, तो क्रॉप रोटेशन की बात करती है वो। ग्रीन मैन्योर की बात करती है, किसकी बात करती है, वही जो मैंने बताया कि वो सब इकट्ठा कर लो, सारा वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट इकट्ठा कर लो, उसमें एक प्रोसेस लगने दो, बैक्टीरिया वगैरह क्रिएट होंगे, फिर उसे खाद के तौर पे यूज करो। बहुत सारे लोग करते हैं, बिल्कुल, गोबर खाद जो होती है, ग्रीन मैन्योर, ठीक है ना, कंपोस्ट वगैरह हो गई है, तो इस तरह की चीजें, एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप वो करते हैं ना, वो जो फर्टिलाइजर्स वगैरह छिड़कते हैं, वो वाले नहीं, जो बायोलॉजिकली जो क्या हुए, जो, हाँ, जो बायोलॉजिकली प्रोड्यूस हुए, जो नेचुरली प्रोड्यूस हुए, उनको पेस्ट कंट्रोल के तौर पे क्या करो, यूज करो, ताकि मिट्टी, जो आपकी फसल है उसमें कीड़ा ना लग सके, ठीक है। दिस मेथड अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर, ये बिल्कुल किसके यूज को ना करने की बात करता है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर के यूज को अवॉइड करने की बात करता है, खत्म करने की बात करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेफ एंड हेल्दी फूड।
ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम सेफ और हेल्दी फूड प्रोड्यूस करते हैं विदाउट लिविंग एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, साथ में उसका एनवायरनमेंट के ऊपर भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। हाँ बिल्कुल, हाँ जो चूल्हे में से निकलती है जो राख है ना, वो सब उधर जाके डाल देते हैं लोग, वो अपने आप में वो होती है, डिकम्पोज होती है और फिर उसे यूज करते हैं। आगे बच्चों बोल रहे हैं इन शॉर्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ होल सिस्टम, ये पूरा एक ऐसा सिस्टम है फार्मिंग का दैट रीस्टोर, जो क्या करता है, जो खोई हुई चीजें है, खोई हुई चीजों को लाने का काम करता है, मतलब कोई भी कौन, जो मिट्टी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स गए हुए उनको लाने का काम करता है ना। अच्छा हाँ, जो अब आ गए उन्हें मेंटेन करने का काम, पहले तो कोई भी चीज को पाना है, अब जो पाना है तो उसे बनाए रखना है, जो पा लिया हमने उसे संभालना है, बना के रखना है, तो मेंटेन करना है। और अब मेंटेन कर लिया तो केवल मेंटेन ही नहीं करना है, आने वाली जनरेशन के लिए क्या भी तो करना है, उसे एनहांस भी करना है। क्या भी करना है, पहले जो रायता फैला था हाँ उसे क्या किया हमने, समेटा, फिर और ना फैले उसे मेंटेन किया। अब चीजें स्टेबलाइज हो गई, वही जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में पढ़ा था, अब क्या करेंगे, अब एनहांस करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे। तो एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप रिस्टोर करने की बात करते हो, मेंटेन करने की बात करते हो, एनहांस करने की बात करते हो, किसको, इकोलॉजिकल बैलेंस को। ठीक है, देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड, कह रहे हैं इनकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है आजकल, किसकी, ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ रही है। सारे लोग पागल नहीं है, कुछ लोग है होशियार है ना, उन्हें पता है कि चीजें महंगी है तो वो महंगी खरीद के लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये ऑर्गेनिक है, क्या है, ऑर्गेनिक है, ये हमारी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट नहीं डालेगी। और तुम देखो साला पैसा कमाने का इतना फायदा क्या होगा कि जाके खाने की चीजों में भी चिक चिक करोगे, ये सस्ती है महंगी, तो फिर तो एक काम कर लो ना, सस्ती महंगी, तो सस्ता तो जहर भी आता, 2 रुपए का जहर की पुड़िया लिया वही खा लो ना, काम भी खत्म है। बस नहीं, ये ऐसे घुट घुट के क्यों खाते हो, ये जहर किस्तों में क्यों खाते हो, एक ही बार खाओ ना। फिर भाई अगर बात महंगे की और सस्ते की, ये मैं बता रहा हूँ अभी बात, दरअसल क्या हुआ, हमारी एक ट्रेनिंग होती है बच्चों सीए फाइनल में, एमसीएस, तो उस ट्रेनिंग में ऐसे डिबेटेबल इशू था, मतलब डिबेट थी, तो हमारी टीम में बेसिकली एक बंदा था, मथुरा का था वो, मेरठ में थी हमारी ट्रेनिंग, तो वही ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर क्या चल रही थी, डिबेट चल रही थी। और ये जो भी लाइन बोली ना, अभी जो लाइन बोली, इस लाइन के ऊपर पूरी डिबेट जीत गई थी, मतलब इतना हेल्दी डिस्कशन हो रहा था, बहुत अच्छा। भाई हमें बोलना था ऑर्गेनिक फार्मिंग के फेवर में, किस में बोलना था, अगले वाले बोल रहे थे किस में, अगेंस्ट में। अब वो बार बार घुमा फिरा करके चीजों को लाके छोड़ देते कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, महंगी है, ठीक है ना। अब वो जो बंदा था हमारे में, जो हमारी टीम में जो बंदा जो लीड कर रहा था, जो बोल रहा था, उन्होंने बोला अरे साहब महंगे सस्ते की क्या बात करते हो आप, सस्ता तो जहर भी आता है 2 रुपए का, क्यों किस्तों में खा रहे हो, एक ही बार खा के काम निपटाओ ना। और भाई जो क्लास में माहौल बनाना और जो क्लैपिंग हुई पूरी क्लास में, उसके आगे वो अगेंस्ट में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अगेंस्ट में बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई कि भाई सस्ता तो जहर भी आता है, क्यों किस्तों में खा रहे हो, उसे ही खा लो ना, फिर क्यों ही कमाना इतना पैसा, क्या ही कीजिएगा उसका। इंसान कर क्या रहा है कि आज आज तो इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि पैसा नहीं है, और साला जब पैसा आ गया तो इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि पैसे को बचा के रखना है। उस पे मत जाना कि नमन भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ाते हो आप, ठीक है ना। बेटा लाइफ है, सब चीज में बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, पढ़नी सारी चीजें होती है, पढ़ानी सारी चीजें होती है, लेकिन मैं बिल्कुल अभी क्योंकि मैं इसके लिए बोल रहा हूं, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसका तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मैं इसीलिए वो लाइन बोल रहा हूँ कि सारी चीजों में आपको बैलेंस बनाना है। आज तो हमने इसलिए नहीं खाया, इसलिए कंज्यूम नहीं किया क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, और जब आ गए तभी हमने क्या किया, हमारी रसोई अच्छी होनी चाहिए थी, हमारी रसोई में जो फालतू के बर्तन थे हमें वो चेंज करने चाहिए थे, मिट्टी के बर्तन थे तो मिट्टी के लाने चाहिए थे, कांच के यूज करने थे, तो अब प्लास्टिक में तुम वो रखते हो, सॉल्ट रखते हो घर में, रसोई में नॉर्मल बात है होती है कि प्लास्टिक के जार में सॉल्ट स्टोर करते हैं, बहुत बहुत तो मतलब क्या ही तो बोलो, जहर ही बोल दो आप, सीधा जहर है। उसमें करना चाहिए आपको, कांच के ग्लास के जार में क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। अधिकतर जो आपके वो होने चाहिए रसोई के अंदर, वो कांच के बर्तन होने चाहिए या फिर मिट्टी के हो, ठीक है ना। जो एल्यूमिनियम, सुनो, जो एल्यूमिनियम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना, एल्यूमिनियम जो यूज करते हैं, या बाकी उसे क्या बोलते हैं, एक दूसरा
ना ना, हाँ फॉइल, चलो फॉइल पेपर भी, हाँ वो भी हार्मफुल ही रहता है वैसे तो। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, अरे जो जो फ्राई पैन वगैरह होते हैं वो किस चीज के होते हैं? हाँ जो भी बोलते हैं उसे, फ्राई पैन जो भी बोलते हैं उसे, एक तो वो तो नॉन स्टिक की, वो तो वो होता है, तवा होता है। हाँ वो जो कुकर किस चीज का होता है? एल्यूमिनियम का होता है ना। सिल्वर वाला तो फिर भी ठीक है, सिल्वर वाला कुकर तो फिर भी ठीक है। एल्यूमिनियम का जो कुकर होता है ना बेटा, वो कैंसर कैंसर को इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है? कैंसर को। बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आप कभी देखिएगा जो लोग थोड़ा ताल्लुकात रखते हैं, जिन लोगों को पता है, मेरे को तो ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो लोग थोड़ा सा रिश्ता है उनका ऐसे किचन वगैरह से, तो उनसे पूछना कि एल्यूमिनियम की चीजें कितने हार्मफुल होती है उनमें जो खाना बनता है बेसिकली, ठीक है ना। या तो आप किसको, मिट्टी के बर्तनों को प्रेफर करो स्टोर करने के लिए, कांच के हो गए, या आयरन का यूज करो, और नॉन स्टिक की तवा जो यूज करते हैं भाई, सुधर जाओ सुधर जाओ, ठीक है ना, मतलब अपना लाइफ स्पैन क्या कर रहे हैं लोग, कम कर रहे हैं, केवल किसके नाम पे, मॉडर्न होने के नाम पे। तो वैसा बिल्कुल ये सारी चीज। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं बच्चों, देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड। और इसी पे मैं आपको बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग पागल हैं, फिर वो महंगे सस्ते के नाम पे तो फिर वो जहर ही खा लीजिएगा ना, तो सारा ही काम खत्म है। तो कह रहे कि डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, क्योंकि काफी सारे लोग समझ रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के क्या हुए, अवेयर हुए हैं, टू एनहांस फूड सेफ्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है बच्चों, टाइम हो गया। हाँ जी, बेनिफिट देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के कल, और मेरे ख्याल अब ज्यादा नहीं है चैप्टर, होपफुली कल हो जाए, होपफुली। थैंक यू वेरी मच बच्चों।